हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। इसमें 2023 परीक्षा में कक्षा 10 के सिलेबस में, मैथ के सिलेबस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन की रूट 3 एक अपरमय संख्या है, रूट 11 एक अपरमय संख्या है, रूट 7 एक अपरमय संख्या है। इस तरह के बहुत ढेर सारे क्वेश्चन परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों को इस तरह के क्वेश्चन करने में बहुत ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। आज हम इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे में आपको एक मजेदार कॉन्सेप्ट के साथ आप तक पहुंचाएंगे। देखो, जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 3 एक अपरमय संख्या है। इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ बेसिक चीजें मैं आपको पहुंचाना चाहूंगा। आप बोर्ड पे फोकस करें। जिस तरह से मैं कहूं कि ये 15 है, समझना बात के लिए 15 को मैं क्या लिख सकता हूं, अगर इसके फैक्टर करूंगा तो क्या मिलेगा, 5 गुणा 3। देखो बीच में किसका निशान लगाया है, बराबर का। यदि कोई भी नंबर है, समझना बात के लिए, कोई भी नंबर है, उस नंबर के बराबर गुणा के रूप में यदि मैं संख्याओं को लिखूं, समझना मेरी बात के लिए, कि कोई भी यहां पर एक संख्या है और उस संख्या को बराबर के बाद मैं गुणा के रूप में कुछ संख्याओं में लिखना चाहूं तो मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, 15 बराबर 5 गुणा 3, 12 बराबर 2 गुणा 3, जैसा कि आप समझ रहे होगे। तो जो आप देख रहे होगे कि 15 बराबर 5 गुणा 3 है, तो 5 और 3 इस 15 के क्या है, फैक्टर। जहां तक आप समझ रहे होगे, ये 5 और 3 है, वो 15 के क्या है, फैक्टर है। इसी तरह से हम इसमें 12 में देखें तो 12 में 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 तियां 12, यानी कि बराबर का मतलब यही है कि बराबर अगर यहां पर लिखा हुआ है तो बराबर के बाद भी उसका मान बराबर रहना चाहिए। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि जो 2 है गुणा 3 है, ये क्या है, 12 के फैक्टर हैं। जहां तक आपने सीखे होंगे, ये इन क्वेश्चनों में इसका बहुत बड़ा उपयोग है, समझना बात के लिए। ये क्या है, फैक्टर हैं। और जो भी फैक्टर होते हैं, मैंने क्या बताया, जो गुणा करो, अगर कोई संख्या है, मैं यहां पर लिख दूं एक्स वाई, और बराबर इसको क्या लिख सकता हूं, एक्स गुणा वाई, तो ये इसके क्या कहलाएंगे, फैक्टर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, फैक्टर कहलाएंगे। समझना इस चीज को। और देखो दूसरा कॉन्सेप्ट, आप ये पहली बात अपने मन में दिमाग में रखोगे कि यदि किसी संख्या के बराबर के बाद में कोई गुणा के रूप में संख्या लिखी हुई है तो वो उसके क्या कहलाते हैं, फैक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, फैक्टर। एक बात आप ध्यान रखोगे इस चीज को, ठीक है। वो उसके क्या है, कोई भी नंबर है, मान लिया हम 6 ले लें, तो 6 के बराबर अगर किसी संख्या को रखोगे तो क्या लिखोगे, 2 गुणा 3, और 2 गुणा 3 उस 6 संख्या के क्या होंगे, फैक्टर होंगे। समझना इस बात के लिए। तो जो फैक्टर होंगे, मान लिया यहां पर क्या है, 12 के जो फैक्टर हैं वो 2 और 2 गुणा 3 है, तो अगर हम 2 से 12 में भाग दें, 2 से 12 में भाग दें तो पूर्णतया भाग चली जाएगी, यानी शेषफल क्या मिलेगा, 0। आप देखो गौर से कि 2 से अगर हम 12 में भाग देंगे तो 2 छंग 12, इसका मतलब क्या है कि 12 पूरे पूरे कट रहे हैं। इसी तरह से 3 से अगर हम भाग दें 12 में, 3 से यदि हम भाग दें 12 में तो 3 चौक 12, ये भी पूर्णतया कट रहे हैं, यानी शेषफल क्या है, 0 आ रहा है। क्या आ रहा है, 0। मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रहा हूं, पहली बात तो मैंने ये समझाई कि किसी संख्या के बराबर में अगर गुणा के रूप में कोई संख्या लिखी हुई है तो वो जो है उस संख्या के फैक्टर कहलाएंगे, पहली बात। दूसरी बात यहां से क्या है कि जो मैंने तुम्हें फैक्टर बताए थे कि ये फैक्टर कहलाएंगे, अगर उन्हीं फैक्टरों से उस संख्या में भाग दोगे, क्या दोगे, भाग, तो संख्या पूर्णतया विभाजित हो रही है। क्या हो रही है, पूर्णतया विभाजित हो रही है। गौर से देखो आप, जैसे मान लिया मैंने 6 एक नंबर लिया, 6 एक नंबर लिया, और इसके फैक्टर क्या होते हैं, 2 और 3। यदि मैं
इस 2 से 6 में भाग दूं तो 2 तिया 6, पूर्णतया विभाजित है ये। 2 से क्या है, पूर्णतया विभाजित। तो सेकंड बात, पहली बात मैंने क्या बोली, मैं बार बार बोल रहा हूं, पहली बात क्या बोली कि कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर जैसे 6, कोई भी नंबर और इसके सामने यदि मैं किसी नंबर को गुणा के रूप में लिखता हूं तो चूंकि बराबर है, दोनों तरफ के मान बराबर होंगे, तो जो बराबर के बाद संख्या होगी वो संख्याएं इस संख्या की क्या कहलाएंगी, फैक्टर कहलाएंगी, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि कोई भी फैक्टर है, कोई भी फैक्टर, किसी संख्या का कोई भी फैक्टर अपनी ही संख्या को क्या करता है, पूर्णतया विभाजित करता है। जैसे मैं यहां 15 जैसे कि मैंने ऊपर दिखाया है, 15 के जो फैक्टर हैं वो कितने हैं, 5 और 3। तो 15 जो है 5 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला पहली लाइन मैंने बोली कि कोई भी संख्या है, समझना बात के लिए, कोई भी संख्या है, उस संख्या के सामने यदि जो है बराबर के बाद कोई संख्या गुणा के रूप में लिखी हुई है तो वो उसकी फैक्टर कहलाती है। क्या कहलाती हैं, फैक्टर कहलाती हैं। और कोई भी नंबर, दूसरी बात, कोई भी नंबर अपने ही फैक्टर से क्या होता है, पूर्णतया विभाजित होता है। समझे? तो इन दो चीजों को हम याद में रखेंगे और क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे कहीं ना कहीं। दूसरी बात आप इस तरह से समझ सकते हो, इन दो बातों को याद रखना है। दूसरी बात, कोई भी मान लिया एक संख्या हम लें, जैसे मैंने संख्या ली 144 और ये 144 संख्या 12 की क्या है, वर्ग है। ये इसका क्या है, वर्ग, क्या है, वर्ग। और ये इसकी क्या है, वर्गमूल, क्या है, वर्गमूल। तो यदि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यदि कोई संख्या किसी संख्या से डिविजिबल है, जैसे मान लो मैं ये संख्या जो है 144 ये संख्या यदि 3 से डिविजिबल है, 3 से कट जाएगी तो इसका वर्गमूल भी 3 से 100% कट जाएगा। नहीं आई बात समझने? जैसे कोई भी नंबर है, मान लिया छोटा एक नंबर ले लूं मैं, जैसे 16 अगर 4 से कट जाएगा तो इसका वर्गमूल भी 4 से कट जाएगा। तो हमें एक बात क्या ध्यान रखनी है, किसी संख्या का वर्ग यदि किसी नंबर से विभाजित है तो उसका वर्गमूल भी उस नंबर से पूर्णतया विभाजित होगा। समझ में आई बात? समझो। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखो, इसको क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरमय संख्या है। तो हम इसको सिद्ध करने के लिए क्या लेके चलेंगे कि थोड़े समय के लिए ऐसा मान के चलेंगे कि √3 एक परमय संख्या है। क्या है? परमय संख्या। समझो बात के लिए, इसका हम उल्टा लेके चलेंगे। तो देखो, माना √3 एक परमय संख्या है। परमय संख्या है। और यदि ये परमय संख्या है, मैंने परमय संख्या की डेफिनेशन क्या है कि यदि कोई परमय संख्या होती तो उसे हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो √3 a/b के क्या होगी, इक्वल होगी। जहां a और v सह अभाज्य है। सहअभाज्य संख्याएं क्या होती है कि जिनका HCF, जिन संख्याओं का HCF जैसे a और v है, इन संख्याओं का HCF यदि 1 है, यानी मासा यदि 1 है तो सहअभाज्य कहलाती हैं। तो देखो क्या है, माना √3 एक परमय संख्या है, तो √3 बराबर मैं लिख सकता हूं a/b, जहां a और b क्या है, सहअभाज्य संख्या है। अब मैं क्या करूंगा कि √3 बराबर जो a/b है उसका दोनों पक्षों का वर्ग कर दूंगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर
वर्ग करेंगे तो √3 का वर्ग बराबर a/v का वर्ग। वर्ग से वर्गमूल का चिन्ह हट जाता है, क्या मिलेगा 3 बराबर, देखो अंश और हर दोनों पर स्क्वायर लगा है तो ये अलग अलग हो जाएगा, a²/v²। हम क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछी गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा a² एकम a²। समझ रहे हो बात के लिए, क्या करेंगे तिरछी गुणा, v² की 3 से करेंगे तो 3v², तो यहां से हमें मिलेगा a² बराबर 3v²। अब देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, किसी संख्या के बाद यदि कोई संख्या है और वो गुणा के रूप में, देखो यहां है 3 और यहां है v², इनके बीच में 3 के और v के स्क्वायर के बीच में कोई निशान नहीं है तो हम यहां पर गुणा का निशान मानते हैं। इसको क्या लिखा जाता है कि 3 गुणा v², इस रूप का लिख सकते हैं क्योंकि 3 और v² के बीच में, 3 और v² के बीच में कोई निशान नहीं है तो हम बीच में क्या लगा सकते हैं, गुणा का निशान। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जैसे 15 है, 15 बराबर मैं क्या लिख सकता हूं 3 गुणा 5, तो 15 जो है 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। पहली बात क्या बताई थी कि जो बराबर में संख्या होती है वो फैक्टर कहलाती है। इसी तरह से ये 3 है और गुणा b² है तो 3 भी a² का फैक्टर होगा और v² भी a² का फैक्टर होगा। समझो बात के लिए, जैसे 15 के बराबर 3 गुणा 5 है तो ये 3 और 5 क्या है, इस 15 के फैक्टर है क्योंकि बराबर के बाद 15 ही इसका रिजल्ट है। इसी तरह से a² बराबर क्या है 3 गुणा v², तो 3 भी इसका फैक्टर होगा, v² भी इसका फैक्टर होगा। दूसरी बात मैंने क्या बोली थी कि कोई भी यदि संख्या है वो अपने ही फैक्टर से, अपने ही गुणनखंड से क्या होती है, डिविजिबल होती है। तो यहां पर अगर 3 जो है a² का एक फैक्टर है, एक गुणनखंड है, तो यहां a² 3 से क्या होगा, पूर्णतया विभाजित होगा। तो लिखेंगे चूंकि तो लिखेंगे चूंकि a² 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, तो a भी 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। देखो यहां तक तो आपको बात समझ में आई होगी। यहां देखो मैंने लिखा कि a² अगर 3 से विभाजित है, ये तो बात समझ में आई होगी कि a² जो है 3 से क्यों विभाजित होगा, क्योंकि 3 इसका क्या है, गुणनखंड है। मैंने बताया था कि सामने जो संख्या लिखी होती है वो उसका क्या कहलाती है, गुणनखंड कहलाती है। तो a² जो 3 से विभाजित होगा। फिर मैंने क्या लिखा, चूंकि a² 3 से विभाजित है तो a भी 3 से विभाजित होगा। इसका मतलब क्या, मैंने अभी बताया था कि यदि किसी कोई भी संख्या है उसका वर्ग, ये क्या है वर्ग, यदि किसी संख्या का वर्ग किसी नंबर से विभाजित है, मैं मान लूं कि ये जो 144 है वो 3 से विभाजित है, कितने से विभाजित है, 3 से, तो इसका वर्गमूल 144 का वर्गमूल जो होता है वो 12 होता है, ये भी 3 से 100% विभाजित होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि कोई भी संख्या है यदि उसका वर्ग किसी नंबर से विभाजित है तो उसका वर्गमूल भी उस नंबर से क्या होगा, विभाजित होगा। तो मैंने क्या लिखा है यहां पर कि a² 3 से विभाजित है। मैंने इस लाइन में क्या लिखा है कि चूंकि a² 3 से विभाजित है तो a भी 3 से विभाजित होगा। इसका मतलब क्या है कि a² तो क्या है, एक वर्ग है जिस पर 2 घात लगी होती है, वो क्या होता है, वर्ग, और ये इसका क्या कहलाएगा, वर्गमूल। क्या कहलाएगा, वर्गमूल। a² का ये a जो है वर्गमूल कहलाएगा। तो इसीलिए a² या 3 से विभाजित है तो a भी 3 से विभाजित होगा। अब हम क्या करेंगे, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम क्या करेंगे कि a बराबर एक अचरपद मानते हैं c, माना, और इस c का गुणांक वही लेते हैं जो इस कड़ी के अंदर है। कितना है, 3।
तो हम क्या करेंगे 3c, यानी a के बराबर जो मानते हैं वो कोई चरपद मान लेते हैं और वो हमने क्या मान लिया c, और इसका गुणांक वही लेते हैं जो कि रूट के अंदर है। तो हमने a बराबर क्या मान लिया 3c। अब हम इस a बराबर जो 3c है वो इसमें अप्लाई करेंगे, तो a बराबर क्या आ जाएगा 3c और फिर a स्क्वायर है तो a के मान पर क्या आ जाएगा स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर। 3 का वर्ग 9 होगा, c का वर्ग c स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर। इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो यहां से क्या मिल जाएगा 3c स्क्वायर बराबर v स्क्वायर। यह करके लिखें इसे तो b स्क्वायर इधर, ये b स्क्वायर इधर और 3c स्क्वायर इधर। ठीक है, तो देखो ये कंडीशन, ये जो कंडीशन है वो बिल्कुल इसकी तरह कंडीशन हो गई। तो जैसे a स्क्वायर बराबर में 3 था उसी स्क्वायर b स्क्वायर बराबर क्या है 3 है। तो जिस तरह से a स्क्वायर जो है 3 से पूर्णतया विभाजित था उसी प्रकार v स्क्वायर भी 3 से क्या होगा पूर्णतया विभाजित होगा। तो लिखेंगे चूंकि v स्क्वायर 3 से पूर्णतया विभाजित है तो b भी 3 से पूर्णतया विभाजित होगा। ठीक है, अब देखो, अब समझने वाली बात यह है कि मैंने क्या कहा था कि अंडर रूट 3 बराबर क्या है a अपॉन b, जहां a और v सहअभाज्य हैं। और सहअभाज्य का मैंने मतलब भी बताया था कि जिन संख्याओं का HCF यानी मासा यदि 1 होता है, मैंने क्या बोला था कि जिन संख्याओं का मासा 1 होता है उन संख्याओं को सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। और किसी संख्या का HCF 1 होना, आप समझ रहे होगे इस चीज को, किसी संख्या का HCF 1 होना मतलब उसमें कॉमन फैक्टर 1 होना, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड उसका 1 होना, उसमें केवल एक ही। देखो थोड़ा, जैसे मैं 4 बराबर क्या लिख सकता हूं 2 गुणा 2, और यहां 3 बराबर क्या लिख सकता हूं 3 केवल, लेकिन यहां पर साथ में क्या लिख सकता हूं 1, यहां पर भी 1, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा 1 का। अब मैं जोड़े बनाऊं तो यहां पर जोड़ा केवल क्या बनेगा 1 का, जोड़ा किसका बनेगा केवल 1 का। इस प्रकार अगर हम देखें तो यहां पर जो HCF आएगा वो क्या आएगा 1। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 4 और 3 क्या हैं सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें जो कॉमन फैक्टर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। ऐसे ही यहां पर अगर मैंने बोला a और b सहअभाज्य हैं तो इनका भी कॉमन फैक्टर क्या होगा 1, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर जो है जो b है वो भी 3 से विभाजित हो रहा है और जो a है वो भी 3 से विभाजित हो रहा है। तो यहां पर कॉमन फैक्टर जो मिला वो क्या मिला 3 मिला। क्या मिला, अब समझो बात के लिए। देखो मैंने क्या सिद्ध किया कि a जो है वो भी 3 से विभाजित है। देखो ध्यान से, a भी 3 से विभाजित है और b भी 3 से विभाजित है। इसका मतलब है कि a और v दोनों ही 3 से विभाजित हैं। तो यदि a और v दोनों ही 3 से विभाजित हैं, इसका मतलब क्या है कि जो 3 है वो a का भी गुणनखंड होगा और जो 3 है वो b का भी गुणनखंड होगा। इस प्रकार हम देखें तो इन दोनों का ही 3 जो है वो क्या होगा गुणनखंड होगा, और जो 3 है वो दोनों का ही गुणनखंड होगा। इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ। भाई आपने देखा होगा उभयनिष्ठ का मतलब क्या है, उभयनिष्ठ का मतलब कोई चीज कॉमन हो जो दोनों के लिए हो। जैसे हम लोग क्या एक विद्यालय में पढ़ते हैं, मान लिया वहां एक कोई टंकी है, नल की टंकी,
या फिर कोई नली है, उस नल का पानी हम भी पीते हैं और उसी नल का पानी आप भी पीते हो, तो हम दोनों के लिए जो नल होगा वो क्या होगा, एक कॉमन होगा। क्या होगा, कॉमन। इसी तरह से यहां पर कि 3 जो है वो ए को भी विभाजित करता है, 3 है वो बी को विभाजित करता है। इसका मतलब क्या है, ए और बी तीनों, सॉरी, ए और बी दोनों को ही विभाजित करता है। इसका मतलब है कि जो 3 है वो ए और बी दोनों में ही क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे उभयनिष्ठ होगा दोनों में, तो लिखेंगे इस प्रकार ए और वी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। क्या है, 3। और देखो यहां पर ए और बी दोनों में ही उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया, 3 आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका HCF 3 होगा, यानी मासा 3 होगा। और मैंने इधर क्या बोला था कि ए और वी सहभाज्य हैं। सहभाज्य होने का मैंने मतलब बताया था प्रारंभ में ही कि इनका जो HCF होगा वो क्या होगा, 1 होगा। इनका HCF यहां पर क्या हो गया, 3। लेके चले थे हम क्या कि ए और वी का HCF 1 है, क्या गया कि ए और बी का HCF 3 है। इसका मतलब है कि जो सिद्ध होकर आया है वो क्या आ गया, बिल्कुल विपरीत। क्या आ गया, बिल्कुल विपरीत। तो ये कथन क्या लिखेंगे, इस कथन का विरोधाभास होता है कि ए और वी सहअभाज्य हैं। भाई अब ये तो बात गलत हो गई ना कि ए और बी सहभाज्य है, HCF जब 1 होगा तो सहभाज्य होगा, यहां तो 3 आ गया। तो ये कथन का विरोधाभास, यानी कि इस कथन का हम विरोध करते हैं कि ए और बी क्या है, सहअभाज्य हैं। क्यों, क्योंकि ए और बी के फैक्टर क्या आ गए, 3। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया, HCF क्या आ गया, 3 आ गया। तो हम देख रहे हैं कि इस कथन का विरोधाभास होता है कि ए और बी सहभाज्य हैं। तो यहां पर विरोध क्यों हुआ, यहां पर ये गलत क्यों आया, इसलिए आया क्योंकि हम गलत ही लेके चले थे। ये कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरम संख्या, और वास्तव में √3 क्या है, एक अपरम संख्या है। लेकिन हम क्या लेके चले कि √3 एक परम संख्या है। ये विरोधाभास इसलिए आया है क्योंकि हम गलत ही लेके चले थे। तो हम क्या लिखेंगे कि अतः इस कथन के विरोधाभास का कारण हमारी गलत कल्पना है कि √3 एक परमेय संख्या है। √3 एक परमेय संख्या है। भाई क्या हुआ कि ए और बी सहअभाज्य हैं। इस कथन का विरोधाभास क्यों हुआ, इस कथन के विरोधाभास का कारण क्या है कि हमने गलत चुन लिया, हमने गलत मान लिया कि √3 क्या है, एक परमेय संख्या है। अतः √3 एक अपरमेय संख्या है। बड़ा बोर्ड पे जगह कम थी। जहां तक मैं समझता हूँगा कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, तरह से आपका क्वेश्चन समाप्त हुआ। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो इस समय कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं, जिन्हें इस समय परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की आवश्यकता है,
हम एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जिन बच्चों को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कक्षा 10 की परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की आवश्यकता है, उन्हें आप शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको कोई राय देनी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।